हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। तो हम इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन जो कि नवंबर की है उसको कवर करा रहे हैं। और इस कड़ी में आपकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक की वीडियोस कवर हो चुकी हैं कम्प्लीटली। और आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट। पिछले वीडियो में हमने साइंस में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1, दूसरा टॉपिक क्लाउड सेवा के लिए उभरता भारत बाज़ार, और तीसरा था राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीतिक मसौदा, और चौथा था प्रयोगशाला में विकसित मानव भ्रूण मॉडल। तो ये साइंस एंड टेक के थे जो कि कवर हो चुके थे। आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, जलवायु प्रेरित विस्थापन, ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, समुद्री प्रकाश प्रदूषण, नदी पारिस्थितिकी तंत्र में टी ऑक्सीजनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, तो ये क्या है, क्यों चर्चा में बना हुआ है? तो हाल ही में क्या हुआ है कि G20 जो शिखर सम्मेलन है, इससे इतर सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, संयुक्त राज्य अरब अमीरात यानी UAE के नेताओं द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA का शुभारंभ किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है G20 के इतर। तो आइए चलिए देखते हैं कि बायोफ्यूल जो होता है वो क्या होता है। तो जैव ईंधन को शुद्ध और पृथ्वी पर सबसे आसानी से उपलब्ध ईंधन माना जाता है। जैव ईंधन लकड़ी और भूसे जैसे बायोमास से प्राप्त होते हैं जो शुष्क पदार्थों के दहन से प्राप्त होता है, शुष्क पदार्थों के दहन से, और गैसीय तथा तरल ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। एथेनॉल विभिन्न पौधों की सामग्रियों से बना एक नवीकरणीय ईंधन होता है जिसे सामूहिक रूप से बायोमास के रूप में जाना जाता है। और एथेनॉल कैसे बनता है? तो गन्ने के रस और गुड़ की किण्वन से एथेनॉल अपनी स्वच्छ और वहनीय प्रकृति के कारण व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला जैव ईंधन में से एक है। वर्तमान में क्या है कि इसकी उपयोगिता में आने वाले दो सबसे प्रमुख जैव ईंधन बायोएथेनॉल और बायोडीजल हैं। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो पहला है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। भारत द्वारा ही उठाई गई पहल है। इस गठबंधन का लक्ष्य जो है प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, हितधारकों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के माध्यम से मजबूत मानक निर्धारण और प्रमाणन को आकार दे करके जैव ईंधन वैश्विक विकास में तेज़ी लाना है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस, इसके अनुसार शुद्ध शून्य लक्ष्य नेट ज़ीरो जो टारगेट है, इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2050 तक जैव ईंधन क्षमताओं में 3.5 से 5 गुना वृद्धि की जाएगी। तो ये आप याद रखेंगे कि कितनी वृद्धि की जाएगी, ऐसे घुमा देते हैं क्वेश्चंस, और ये ईयर में भी। अभी तक तो ये ईयर सबको याद ही हो गए होंगे। यह गठबंधन ज्ञान के एक केंद्रीय संग्रह विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। GBA का लक्ष्य जो है एक ऐसे उत्प्रेरक मंच के रूप में काम करना है जो जैव ईंधन के विकास और व्यापक रूप से इसे अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देगा। तो ये एक मंच के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपको सारे लोग इस तरीके के आइडियाज़ देंगे कि इस क्षेत्र में कैसे बढ़ा जाए। तो एक वैश्विक मंच के रूप में उभरेगा और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है GBA का कि मूल श्रृंखला में क्षमता निर्माण अभ्यास करना, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता और नीति पाठ साझाकरण को बढ़ावा दे करके वैश्विक विकास और टिकाऊ जैव ईंधन की तैनाती का समर्थन करना है। अगला है ये उद्योग, देश, इकोसिस्टम, खिलाड़ियों और प्रमुख हितधारकों को मांग और आपूर्ति की मैपिंग में सहायता करने के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी प्रदाता हैं उनको अंतिम उपयोगिताओं से जोड़ने के लिए एक वर्चुअल मार्केट
प्लस जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगा। तो इसमें यह है कि सभी लोगों के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा जहाँ पे उद्योग, अलग अलग देश, अलग अलग इकोसिस्टम के जो लोग हैं इनमें काम कर रहे हैं वो एक जगह पे एकजुट होकर के अपने आइडियाज़ शेयर कर चुके, वर्चुअली भी। नेक्स्ट है ये जैव ईंधन अपनाने और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जो मानक हैं, कोड हैं, स्थिरता सिद्धांत हैं और नियमों को विकसित करने, अपनाने और लागू करने पर भी काम करेगा। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जैव ईंधन को लेकर के जो भी मान्यताएं हैं, जो भी काम कर रहे हैं किसी का कोई भी रूल है, रेगुलेशन है, उसको बेहतर ढंग से विकसित करने में और उसको लागू करने में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो है आपूर्ति श्रृंखलाओं में जैव ईंधन प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, अनुसंधान और वकालत का समर्थन करना, टिकाऊ फीड स्टॉक की सीमा का विस्तार करना और फीड स्टॉक को जैव ईंधन में परिवर्तित करना भी है। स्टॉक बेसिकली क्या होता है कि ये किसी भी नवीकरणीय जैविक सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है फीड स्टॉक को, जिसका यूज़ क्या होता है कि सीधे ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है या किसी अन्य प्रकार के ईंधन या ऊर्जा के उत्पादन में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि किसी मशीन या औद्योगिक प्रक्रिया में आपूर्ति के लिए कच्चा माल है। इसमें जो भागीदार देश हैं वो कौन कौन से हैं और उनका पॉइंट क्या है। पहला है कि 19 देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले से ही GBA में शामिल होने के लिए सहमत हो चुकी हैं। ओके, G20 के 7 सदस्य देश अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और USA, तो ये जो देश हैं GBA का समर्थन करते हैं और इसमें शामिल हो गए हैं। इसके अलावा G20 में आमंत्रित 4 देश जो थे, ये आमंत्रित 4 देश थे, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE भी इसका समर्थन करते हैं। 8 गैर G20 देश जो थे आइसलैंड, केन्या, गुआना, पराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड, इन्होंने भी GBA का समर्थन किया है। GBA के सदस्य जो है USA 52%, ब्राज़ील 30% और इंडिया 3% जैसे जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता हैं, जो एथेनॉल के उत्पादन में लगभग 85% और खपत में लगभग 81% का योगदान देते हैं। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि क्या है। तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला जो देश है, तीसरा सबसे बड़ा, और भारत की ऊर्जा आवश्यकता का महत्वपूर्ण हिस्सा तेल के माध्यम से पूरा होता है, जो कि बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर करता है। वैश्विक ऊर्जा खपत में भारत की हिस्सेदारी 2050 तक दोगुनी होने वाली है, इसकी संभावना है। ऊर्जा की बढ़ती मांग और आयात पर उच्च निर्भरता महत्वपूर्ण ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियां खड़ी करती है। बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा बहिर्वाह की ओर जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा का खपत करता है, जिसके कारण ये संभावना है कि 2050 तक ये आवश्यकता है जो दोगुनी हो जाएगी और हम अपने ऊर्जा के लिए अधिकतर तेल पर निर्भर करते हैं, जो हमें आयात करना होता है। और उस आयातन में सुरक्षा चुनौती है, ऊर्जा सुरक्षा चुनौती भी होती है, और दूसरी है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी कम पड़ता है, वो भी खाली होते हैं। अगर इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाएगी और हम एक कमज़ोर राष्ट्र की तरफ भी बढ़ सकते हैं, जहाँ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इसको के उपायों के तौर पर GBA को देखते हैं। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से उच्च कार्बन उत्सर्जन और संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं होती हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादित जो एथेनॉल खपत के लिए पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के साथ सम्मिश्रण करके तेल आयात पर निर्भरता को कम करने का एक संभावित अवसर है। तो ये जो बायोमास या बायोगैस जो पारंपरिक हमारा ऊर्जा है उसको कैसे बनाया जाता है, तो ये आप देखिएगा एक बेसिक सा है जिसको गाँव वगैरह में बनाया जा सकता है और इसकी सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है।
तो क्या होता है कि ये जो है आपको मिक्सिंग चैम्बर दिख रहा होगा, जहाँ पे आप जो ठोस पदार्थ है जैसे गोबर और इस तरीके के अवशिष्ट पदार्थ हैं वो, सड़े गले पत्ते और इस तरीके के और भी जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, आप यहाँ से डाल करके यहाँ से आप मिक्स कर सकते हो। और ये है डाइजेस्टर, जहाँ पे आकर के इकट्ठा होता है, यहाँ इस थ्रू आप मिक्स कर सकते हो। और यहाँ पे जो होता है कि सड़ने गलने का प्रक्रिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको बहुत छोटे लेवल पे तोड़ते हैं और यहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है, जो गैस के रूप में यहाँ पे ऊपर इकट्ठा होती है और यहाँ से इसके माध्यम से ये गैस बाहर को जाती है। और ये हल्का आपको एग्जॉस्टेंस के लिए बनाया गया है, वो अपनी टेक्निक उन्होंने मतलब इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से ये बिल्ड होता है और इसको और एक्सपेंड करने के लिए है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से आप मटेरियल्स डालेंगे और मिक्स कर सकते हो। यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको बहुत छोटे लेवल पे तोड़ेंगे, जिससे गैस बनेगी और ये गैस यहाँ ऊपर में इकट्ठा होगी और यहाँ इस रास्ते से बाहर होगी और इसके थ्रू आप घर में या पाइपलाइन के थ्रू कहीं पे भी जहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कि जीवीए के गठन से भारत को उन देशों को शामिल करके ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने में मदद मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपना कोई जैव ईंधन कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। तो मतलब रोल मॉडल बन सकता है इंडिया। इसके अलावा जो प्रौद्योगिकी और उपकरण निर्यात करके भारत के उद्योगों को अतिरिक्त अवसर प्रदान होगा। यह भारत के मौजूदा जैव ईंधन कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री जीवन योजना, सतत और गोवर्धन योजना में तेज़ी लाने में मदद करेगी। तो आप ये याद रखिएगा कि जैव ईंधन कार्यक्रमों से संबंधित कौन कौन से जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, रोज़गार पैदा करने और भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास में योगदान मिलेगा। भारत के अन्य प्रयास क्या हैं इसको लेकर के? तो 2001 में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम पायलट आधार पर शुरू किया गया था। एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे देश की जीवाश्म ईंधन निर्धारण को कम करना, निर्भरता को कम करना और अपने विशाल कच्चे तेल आयात बिल को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ओके, तो एथेनॉल आपूर्ति और समिश्रण प्रतिशत में मजबूत वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार ने मूल रूप से निर्धारित वर्ष 2025 के बजाय इसे अग्रणीत यानी आगे बढ़ाकर करते हुए एथेनॉल के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को 20% तक बेचने का लक्ष्य 2023 तक कर दिया है। सॉरी, ये अग्रणीत का मतलब होता है पहले। तो मिश्रित प्रतिशत का क्या, पहले 10% था, अब इन्होंने जो है पेट्रोल के साथ इन्होंने एथेनॉल को 20% तक बढ़ा दिया 2023 के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019, गोवर्धन योजना और रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल जैसे कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई है। तो ये देखते हैं कि अन्य देशों का रुख क्या है इसको लेकर के। अभी तो भारत के संदर्भ में देखा हमने। तो प्रमुख तेल कंपनियां स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र का दोहन कर रही हैं। सऊदी अरब और रूस दोनों G20 का हिस्सा हैं और मजबूत, टिकाऊ, संतुलित, समावेशी विकास को सक्षम करने और जलवायु उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में विभिन्न मार्गों का पालन करते हुए स्वच्छ, टिकाऊ, न्यायसंगत, किफ़ायती, समावेशी ऊर्जा परिवर्तन में तेज़ी से लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेक्स्ट है कि जैव ईंधन पर नए सिरे से ध्यान क्यों दिया जा रहा है। इस पे पहले भी बात हो चुकी है, योजनाएं बन चुकी हैं, तो अब क्या है ऐसा। तो यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति में गंभीर व्यवधान के साथ कई देश पेट्रोल और डीजल पर आयात निर्भरता के विकल्प खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत अपने कच्चे तेल का 87% आयात करता है। 87%, ह्यूज नंबर। और ये देश के लिए मुख्य आरक्षित मुद्रा व्यय है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। आपको इसके लिए पैसा बचा के रखना पड़ता है, वरना बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का लगभग 1/4 हिस्सा परिवहन के कारण होता है। इस क्षेत्र के डीकार्बनाइजेशन में तेज़ी लाने के लिए नए सिरे से प्रयास किए गए हैं। कई देशों ने बैटरी उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों की घोषणा की है, ताकि उनको तेल पे निर्भरता कम हो सके। और पुराने वाहन निर्माता अब संपन्न EV क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
यानी कि जो पुराने हैं वो ज़्यादा धुआं उत्सर्जन करते हैं, ज़्यादा तेल खाते हैं। तो तो अब उसको जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसमें तब्दील किया जा रहा है, उस पे भी स्विच किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2G एथनॉल एक मूल्यवान विकल्प हो सकता है। तो ऐसा सोच रहे हैं कि एथनॉल एक अच्छा विकल्प है। तो निष्कर्ष क्या है इसका कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस 2021 से 26 में जैव ईंधन की वैश्विक मांग 41 बिलियन लीटर या 28% तक जो है ना बढ़ने वाली है। इस संदर्भ में भारत सरकार के शुरुआती कदम से इस जैव ईंधन को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे बढ़त मिलेगी। तो इससे जुड़े संभावित प्रश्न क्या है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल था। तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन से आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलेगा, चर्चा कीजिए। तो चर्चा कर लीजिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जलवायु प्रेरित विस्थापन। तो ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में क्या हुआ है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु प्रेरित विस्थापनों की संख्या और परिणाम दोनों में वृद्धि हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ जो है 2022 में लगभग 4.33 करोड़ बच्चों को जबरन विस्थापन होना पड़ा है। तो यूनिसेफ क्या है कि यूनाइटेड नेशन का चाइल्ड फंड है जो पूरी दुनिया में बच्चों की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है आदि को लेकर कार्य करती है। जलवायु प्रवासी कौन है? तो चलिए देखते हैं कि कौन है। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM। जलवायु प्रवासियों को व्यक्ति या व्यक्तियों को एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मुख्य रूप से पर्यावरण में अचानक प्रगतिशील परिवर्तन के कारण जो उनके जीवन या रहने की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ऐसी जो परिस्थितियां बन जाती हैं, अपने निवास स्थान या घरों को अस्थायी या अस्थायी रूप से छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं और अपने देश या विदेश में प्रवास कर जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे दिल्ली का हाल है, बहुत पोल्यूशन है भाई। खैर नेक्स्ट पॉइंट, बड़े पैमाने पर होने वाले जो क्रॉस बॉर्डर यानी सीमा पार अंतर्देशीय प्रवास के विपरीत जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला विस्थापन प्रायः अधिक व्यापक नहीं होते हैं और आंतरिक यानी देश की सीमा के भीतर ही होते हैं। प्रवासन के अधिकतर मामलों में जो है आर्थिक राजनीतिक कारणों में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की स्थितियों को स्पष्ट करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान की इन जटिल स्थितियों में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कारक यह सुनिश्चित करने में अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि लोग पलायन कैसे करते हैं। इससे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो गौरतलब है कि अपने घरों को छोड़ जबरन विस्थापित हुए जो बच्चों की संख्या है पिछले दशक में बढ़कर दोगुनी हो गई है। के आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, IDMC की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में चक्रवात बाढ़ के कारण 23.7 मिलियन लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा था और 2022 में लगभग जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित लोगों की संख्या पहली बार 100 मिलियन से अधिक हो गई है। और सच में चर्चा का विषय ही होना चाहिए था, तभी ये करंट में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 2050 तक जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के कारण 25 मिलियन से 1 बिलियन के बीच लोगों ने अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। 2070 तक पृथ्वी के लगभग 19% हिस्से में कम से कम 29 डिग्री सेल्सियस तक का औसत वार्षिक तापमान होगा औसतन। इससे 3 अरब से अधिक लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती जाएगी वैसे वैसे वर्तमान जलवायु में भी बदलाव आएगा और समय के साथ क्या होगा कि परिवर्तन भविष्य में विस्थापन की गति को बढ़ावा दे सकता है। महिलाएं और बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये वल्नरेबल कैटेगरीज में आते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले जो वर्ग हैं, महिलाएं और बच्चों पर असमान रूप से बोझ डालते हैं। क्या होता है कि UN का दावा है
कि लगभग 80% जलवायु परिवर्तन विस्थापन में महिलाएं जो हैं वो शामिल होती हैं। ग्लोबल इंटरनेशनल माइग्रेशन स्टॉक में महिला विस्थापितों की जो वर्तमान हिस्सेदारी है वो 48% और 52% के बीच है। 48 टू 52% के बीच है, क्योंकि महिलाएं प्रायः महिला होने के साथ साथ असुरक्षित कामगार और विस्थापितों के रूप में एक प्रकार से तिहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है उनको। तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे विकासशील देशों और प्रशांत महासागर के कई छोटे छोटे जो द्वीप हैं देशों में स्थित और भी विकराल नज़र आती है यहाँ पे स्थितियाँ इन देशों में। तो जलवायु परिवर्तन के कारण से जिन महिलाओं को अपने घरों को छोड़ना पड़ता है उनके हिंसा, मानव तस्करी और सशस्त्र संघर्षों के चपेट में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास संस्थान IIED और एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार अन्य देशों के बीच भारत में इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। भारत की स्थिति क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि का 20% से कम ग्रामीण शहरी प्रवास के कारण था। यह एक आम धारणा है कि जलवायु प्रवासी शहरी गरीबी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं और शहरी विकास की चुनौतियों को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि वो फिर शहर की तरफ या फिर गांव की तरफ इस तरह से मूवमेंट करते हैं और जब शहर में आते हैं तो वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होती है और वहाँ का जो विकास होता है शहरों का उसमें वो चुनौती के रूप में उभर के सामने आ जाते हैं। तो भारतीय शहरों में जलवायु प्रवासियों में मामूली वृद्धि भी शहरी विकास के लिए चुनौती साबित हो सकती है। ऐसे 2 कारणों से हो सकता है। क्या होता है? पहला तो ये कि शहरों में प्रवासियों की जो मेज़बानी के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है, तो कोई भी उनका पॉइंट रख ही नहीं पाता है। दूसरा है कि प्रवासियों के पास शहरी क्षेत्रों में काम करने के लिए आवश्यक कौशल की कमी होती है, तो इसलिए भी वो सिर्फ बोझ बन के रह जाते हैं, प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये चुनौती के रूप में बने रहते हैं। क्लाइमेट एक्शन के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में अपनी एक सार्थक और अहम भूमिका निभाना चाहता है। तो भारत की ये प्रतिबद्धता UNFCCC और इसके कार्यान्वयन के माध्यमों जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के पक्षकार होने में प्रतिबिंबित हो सकती है। तो यहाँ जो UNFCCC है ये तो जानते होंगे वैसे लोग, पर ये क्या है कि ये तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, ठीक है, जो एक फ्रेमवर्क तैयार करती है क्लाइमेट चेंज से आधारित, नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पर इसका उद्देश्य क्या है कि ये पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के कार्यान्वयन को दिशा निर्देशों को अपनाना है और गैर जीवाश्म ईंधन जो हमने बायोफ्यूल्स पढ़े थे, बायोमास पढ़ा था ऊपर, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता जो है उसके उत्पादन में उसकी क्षमताओं को बढ़ाना है। 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन है तीव्रता को 33% से 35% तक कम करना है। तो ये इनका है, मैं ब्रीफली बस बता रही हूँ, डिटेल में नहीं बता रही हूँ, डिटेल में जब ये आएगा तब पढ़ा जाएगा। यहाँ जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये भी UNFCCC से जुड़ा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी है उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के लिए, स्पेशली फॉर जो मानव जनित CO2 है उसके उत्सर्जन को लेके और उनके कारणों से संबंधित। तो ये प्रोटोकॉल जो है जापान के क्योटो में 1997 में अपनाया गया था और 2005 में प्रभाव में आया था। और जो पेरिस एग्रीमेंट है ये भी जो है वैश्विक औसत तापमान को 1 सदी के अंत तक औद्योगिकीकरण के पूर्व के जो समय में हुआ था तापमान उसके स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अधिक नहीं होने देना है और जो मानव जनित उत्सर्जित जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनकी मात्रा को सीमित करना है। तो ये सारे क्लाइमेट चेंज से संबंधित हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। G20 में भारत की अध्यक्षता माइग्रेशन और विस्थापन दोनों रूपों में मानव पलायन की बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए G20 देशों को एक साथ काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकती है।
तो COP27 और जलवायु प्रवासन, तो इसमें क्या है कि 2022 के COP27 समिट को एक ऐसा मंच के रूप में देखा गया है था जो जलवायु प्रवासन की अवधारणा को दृष्टि यानी विज़न प्रदान करेगा, उससे सामने लेकर के आएगा और विशेष रूप से जो ग्लोबल गोल ऑन एडेप्शन है GGA को परिभाषित करने के लिए कार्य योजना के आलोकन में जो चल रहे जलवायु संकट हैं उसको लेकर के, जैसे कि दुनिया भर में कई सारे देश पहले से ही प्रभावित हैं, उनको लेकर के सामूहिक ज़रूरतों और समाधानों की पहचान करने की दिशा में कार्य करने वाला था। तो ग्लोबल जो गोल ऑन एडेप्शन है इसकी स्थापना जो है 2021 में COP26 समिट में की गई थी। अतीत में कॉप्स ने जलवायु पर ये जो है यहाँ COP से संबंध है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज़ हैं वो UN के जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके अंतर्गत ये कार्य करते हैं उनके आधार पर। तो यहाँ पे क्या है कि जलवायु प्रेरित विस्थापन की बात की है COPs ने, और COP जो है 16 में कैनन अनुकूलन ढांचे को अपनाने और COP21 में विस्थापन पर एक टास्क फोर्स के गठन के माध्यम से इसके महत्व को स्वीकार किया गया है। तो याद रखिएगा कि ये COP जो है 21 में टास्क फोर्स का गठन हुआ है और COP 16 में कैनकन ऐसे में जबकि COP27 ने GGA और COP28 में वर्ष 2023 में अपनाए जाने की संभावना है। तो इनके GGA की उपलब्धियों की दिशा में एक फ्रेमवर्क स्थापित किया है। जलवायु विस्थापितों की सुरक्षा और उनकी मदद के मामले में इसकी प्रगति फ़िलहाल उधर में लटकी हुई है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं किन किन एरियाओं से। ईस्ट एशिया और पैसिफिक से 1.9 की पॉपुलेशन, साउथ एशिया से 1.6, यूरोप और सेंट्रल एशिया से 1.7% और 6.1% जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ अफ्रीका ये वाली रीजन से। और सबसे ज़्यादा जो है 3.5 की जो पॉपुलेशन है वो सब सहारा अफ्रीका से, और लैटिन अमेरिका से 1.6 की पॉपुलेशन। न्यूयॉर्क घोषणा और इसके वैश्विक समझौते। न्यूयॉर्क घोषणा 2016 ने देशों को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के लिए विभिन्न पहलुओं पर बातचीत शुरू करने के लिए एक शुरुआती बिंदु प्रदान किया है। न्यूयॉर्क घोषणा ने 2016 में इसने क्या किया है कि 2018 में सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक क्लाइमेट कॉम्पैक्ट को अपनाने को अनिवार्य किया और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की व्यापक अवधारणा के भीतर जलवायु परिवर्तन प्रेरित प्रवासन की अवधारणा को पहचानने वाला एक व्यापक ढांचा विकसित किया गया था। तो 2018 में ये चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे बताई गई थी, पहचान की गई थी कि प्रवासन का एक कारण जो है वो जलवायु परिवर्तन भी है। ये जो पर्यावरणीय प्रवासन की चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान की दिशा में अधिक निवेश करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। और पेरिस जलवायु समझौते आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए UNCCD जैसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन शमन उपकरणों पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि और भी समझौते और ज्ञापन हुए हैं जिस फ्रेमवर्क तैयार हुआ है जो इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। तो हमारे आगे की राह क्या है? तो प्रवासियों के लिए कम लागत वाले आवास और कौशल विकास प्रदान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके अलावा शहरों के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि प्रवास जो है एक बोझ नहीं है और ये उद्योग और भी निर्माण क्षेत्रों में श्रम में योगदान दे सकते हैं। जलवायु प्रवासियों को आजीविका का विकल्प प्रदान करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप जो प्रवासन की वजह से लोग प्रवासित हुए हैं शहरों की ओर, गांव से या अन्य देशों में, तो उनकी समस्याओं को समझते हुए उनके लिए आवास और कौशल विकास के जो है जो कदम है वो उठाने चाहिए ताकि वो अपने आप को जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो खतरे हैं उससे निपटा सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कौशल मतलब उत्पन्न कर सके, सीख सके, जिससे वो उस जगह के लिए बोझ ना बने
और अपना जो है जीविका भी चला पाएँ और अर्थव्यवस्था में योगदान भी कर सकें। दूसरा है जलवायु और विकास नीति निर्माताओं को तत्काल ये पहचानने की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन से जो विस्थापित होने वाले लाखों लोग हैं, आने वाले दशकों में गुलामी के शिकार होंगे, क्योंकि उनके पास ना रहने की जगह होगी और ना कौशल होगा, तो लोग वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो लोग उनको कम पैसों में गुलामी के तौर पे या उनका शोषण किया जा सकता है, ये ऑप्शंस बन जाएंगे इसलिए, और उनका मतलब स्लेवरी के तौर पे और बाहर भी बेचने तस्करी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नीति निर्माताओं को इस मुद्दे को हल करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित कार्य जो है वो विकसित करने चाहिए। समानता क्या है कि प्रत्येक आपदा के बाद या तो लोग पुनर्निर्माण और अनुकूलन के लिए वापस लौटते हैं अथवा फिर वे अस्थायी रूप से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब है कि या तो जहाँ पे हुआ था हादसा या आपदा के कारण जो जगह उन्होंने छोड़ी थी वो वापस वहाँ पे आते हैं, या तो फिर वो अस्थायी रूप से उस जगह को छोड़ ही देते हैं। परंतु गरीब देशों में जो विशेषकर भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित बहुत उनकी जो स्थिति है वो दयनीय है। इन देशों में लोगों के वापसी करने की जो दर है वो धीमी है तथा वे अनुकूलन करने में असमर्थ हैं। इन लोगों को स्थापित करने की आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में इस मुद्दे की अनदेखी करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये समस्या और विकराल रूप ले सकती है। तो निष्कर्ष क्या है इससे? जलवायु प्रवासन के तत्काल समाधान की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को COP27 में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कई चिंताओं पर चर्चा की थी, लेकिन जलवायु विस्थापितों की समस्याओं का हल निकालने को लेकर के आज तक कोई पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था। इस पे सोचना चाहिए और ख़ुद से ही फ्रेम करना चाहिए और क्या क्या समाधान मतलब किए जा सकते हैं और हो सकते हैं। तो इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न है वो क्या है कि आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के अनुसार वर्ष 2022 में जलवायु प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जलवायु प्रवासन से आप क्या समझते हैं और जलवायु प्रवासन को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वहाँ नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट। तो ये चर्चा में क्यों है? तो क्या हुआ है कि हाल ही में नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन से पूर्व जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय UNFCCC द्वारा पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की गई है। तो चलिए जानते हैं कि स्टॉकटेक है क्या। ग्लोबल स्टॉकटेक जो है 2015 में पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षित तंत्र है। ये समीक्षा कार्य प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है। ठीक है, 5 वर्षों में किया जाता है। पहले स्टॉकटेक जो समीक्षा कार्य है इसके जो वर्ष है 2023 के अंत तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28 में समाप्त होने की संभावना है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की जो संक्रमण में अलग अलग देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का आकलन करना था। स्टॉकटेक को देशों को अपनी जलवायु महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उत्तरदायी बनाए रखने हेतु डिज़ाइन किया गया था। ये समीक्षा करता है और रिपोर्ट बनाता है हर 5 साल पे और सारे देशों को देखता है कि वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए और नवीकरणीय ऊर्जाओं के स्रोतों को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास कितना कार्यरत हैं। इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये रिपोर्ट जो है कुल 17 प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। 17 प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। ये पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विश्व की चिंताजनक प्रगति को दर्शाती है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों के आधार पर सुधारात्मक कार्यों की संभावनाओं के बावजूद रिपोर्ट से यह जानकारी मिलती है कि इस दिशा में वैश्विक प्रयास कम हुए हैं। ध्यान रखिएगा। 2020 में नवीनतम NDC प्रस्तुत किए जाने के बावजूद स्टॉकटेक का उद्देश्य 2025 में अगले NDC प्रकाशित होने से पहले देशों को उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना भी है। NDC यानी कि ये COP26 से संबंधित है। डिटरमाइंडेड
कंट्रीब्यूशन, ये इस रिपोर्ट का नाम है। तो वर्ष 2015 में विभिन्न देशों ने 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने से रोकने और जहां लगभग संभव हो सके 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए पेरिस में प्रतिबद्धता जताई थी। साथ ही उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने में लगभग देशों के अलग अलग जो देश हैं उनके द्वारा आवधिक समीक्षा अथवा इस दिशा में किए गए प्रयासों का आकलन करने पर भी सहमति जताई है। हालांकि अनेक देशों ने अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्भरता जो है योगदान जो है वो निर्धारित किए हैं और ऐसे में उन्होंने अपेक्षा की जाती है उनसे कि वे प्रत्येक 5 वर्ष पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने हेतु अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को बढ़ावा देंगे। रिपोर्ट की जो प्रमुख सिफारिशें हैं वो क्या क्या हैं, तो पहली ये है कि पेरिस समझौते का प्रेरक प्रभाव। पेरिस समझौते ने देशों को लक्ष्य निर्धारित करने और वैश्विक स्थिति की गंभीरता से निपटने में किए जाने वाले जो प्रयास हैं उस पर जोर दिए हैं और उसको प्रेरित किया है। सरकारों को अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में व्यवसायों में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग को कम करते हुए धारणीय स्रोतों व संसाधनों की ओर संक्रमण एवं उनके उपयोगों का समर्थन करने की आवश्यकता है। इस दिशा में राज्यों और समुदायों के प्रयासों को भी मजबूती प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए आपको जागरूकता बढ़ाना होगा। दूसरा पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था को धारणीय बनाने के प्रयास में किसी भी प्रकार का जो तीव्र परिवर्तन है विघटनकारी हो सकता है। ऐसे में जो क्या है कि देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक संक्रमण न्याय संगत और समावेशी हो। 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है 43% तक कम करने और 35 तक 60% तक कम करने तथा वैश्विक स्तर पर 2050 तक शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन यानी नेट ज़ीरो CO2 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। दृढ़ निश्चय लेना होगा। त्वरित परिवर्तन के दौरान न्याय संगत और समावेशी आर्थिक जो संक्रमण है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो न्याय संगत आर्थिक संक्रमण ये है, तो इसमें क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोगों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें वन मूल्यों को रोकना, वन जो उन्मूलन है यानी कि वनों की जो कटाई है उसको रोकना चाहिए। वर्तमान में जो नवीकरणीय ऊर्जाओं का उपयोग है उसमें वृद्धि करने और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में तेज़ी से कमी लाने की आवश्यकता है। इसमें वन उन्मूलन और भूमि रक्षण पर रोक लगाने के लिए साथ ही वृक्षारोपण को जो है प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। साथ ही किया जा सकता है कि विभिन्न हानिकारक जो गैसों के उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए प्रमुख कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। खंडित अनुकूलन प्रयास, इसमें क्या है कि यद्यपि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य के प्रभावों को अनुकूलित करने में मदद हेतु कदम बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रतिबद्धता ही ज़रूरी है। कंसंट्रेशन, कंट्रीब्यूशन और कंटिन्यूटी, CCC, मैं भी ऐसे ही बना रही हूँ। खैर फिर भी अधिकांश प्रयास जो है वो खंडित, वृद्धिशील और क्षेत्र विशिष्ट और क्षेत्रों में असमान रूप से वितरित पाए गए हैं। अनुकूलन पर पारदर्शी रिपोर्टिंग समझ बढ़ाने, कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती है। हानि और क्षति रोकने के लिए समाधान, हानि और क्षति को रोकने, कम करने, इसके समाधान के लिए जोखिमों को व्यापक रूप से प्रबंधित करने और प्रभावी समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए जलवायु और विकास नीतियों पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जल्दी करना होगा इसको। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से होने वाले जो नुकसान हैं उसको रोकने, कम करने और इसके समाधान के लिए जो है अनुकूलन और वित्त पोषण व्यवस्था हेतु समर्थन को जो है तेज़ी से नवीन स्रोतों तक विस्तारित करना होगा। ये ज़रूरी है। जलवायु वित्त अभिगम में वृद्धि, तो इसमें क्या है कि तत्काल और बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रवाह को जलवायु प्रत्यास्थ विकास के अनुकूल बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्रीन हाउस गैस के न्यूनतम जो उत्सर्जन और जलवायु प्रस्थापन विकास का समर्थन के लिए वित्तीय प्रवाह में
पर्याप्त बदलाव करना आवश्यक है। यानी कि हम पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, और हमें पैसे की कितनी ज़रूरत है, इन सब का जुगाड़ करना। 2050 तक जो नेट ज़ीरो है कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि विकासशील देशों को 2030 से पूर्व के जो वर्ष हैं उसमें 5.8 से लेके 5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। तो इतने पैसे की ज़रूरत है हमें, और साथ ही हमारी तो पूरी इकॉनमी भी 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है, और इतना तो सिर्फ इसको नेट ज़ीरो तक पहुंचाने के लिए अकेले पैसे चाहिए। विकासशील देशों की बात की जा रही है सारे लोगों को मिला के। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए सालाना 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। ओह, बहुत पैसे चाहिए। निष्कर्ष क्या है कि रिपोर्ट में वनों की जो कटाई है रोकना और स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है ई रिक्शा टाइप, और जो भी मतलब जो भी वाहन है उनको इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के लिए उस पर ज़ोर देना। हालांकि ये अलग अलग देशवार जानकारी या उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए एक दृष्टिकोण के मौजूदा कमियों का ज़्यादा विस्तृत विश्लेषण नहीं पेश करता। यानी कि अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं जिसके आधार पे इस तरीके के कदम उठाने चाहिए। एक ही रूल सब जगह काम नहीं करता। स्टॉकटेक जो रिपोर्ट है उसके अन्य जो तकनीकी दस्तावेज़ हैं उन मानक मानकर खारिज नहीं किया जा सकता उनकी रिपोर्ट को। आगामी जलवायु वार्ताओं के दौरान इसे वास्तविक सफलताओं की तलाश और उन्हें अपनाने सहायता के लिए बातचीत का आधार बनाना चाहिए। तो इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न है वो क्या है कि ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट को परिभाषित करते हुए इसकी सिफारिशों पर चर्चा कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो समुद्री प्रकाश प्रदूषण है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि यूएसए के जो कॉर्नेल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है कि एक हालिया अध्ययन में तर्क दिया गया है कि विश्व को तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश प्रदूषण के प्रभाव पर विचार करने के लिए दृष्टिकोण को व्यापक करने की आवश्यकता है, जो वेल, मूंगा, प्लावक आदि के जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। तो प्रकाश प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, लाइट पोल्यूशन क्या है? तो प्रकाश प्रदूषण को रात्रि में कृत्रिम प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है, आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रकाश का अवरोधक कृत्रिम प्रकाश है जो प्रायः बाहरी स्रोतों से उत्पन्न होता है। समुद्री प्रकाश प्रदूषण क्या होता है? जब इस कृत्रिम प्रकाश का उपयोग जो है अत्यधिक या ख़राब तरीके से किया जाता है, जो यह प्रकाश प्रदूषण बन जाता है और वन्य जीवों के प्राकृतिक पैटर्न को बाधित करता है, जिससे वातावरण में CO2 में वृद्धि होती है। जो समुद्री जीव है उनका जो नेचुरल पैटर्न है वो प्रभावित हो जाता है। जिस तरीके से वो सोते हैं, जागते हैं, या जो भी उनका करिकुलम है, एक्टिविटी जो वो करते हैं वो प्रभावित होता है, और उस हिसाब से वो CO2 का जो उत्सर्जन है वो भी प्रभावित होता है, उसमें वृद्धि होती है। तो देखते हैं कि इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो पारिस्थितिकविदों और जो जीव विज्ञानियों ने लंबे समय से माना है कि रात में कृत्रिम प्रकाश मनुष्य तथा स्थलीय जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हम लोग भी जानते हैं कि हम जो लोग रात को लेट तक जागते हैं उनकी प्रकृति बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनकी प्रकृति बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये शरीर और मानसिक स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों को प्रभावित भी करता है। हाल ही के शोध से पता चलता है कि समुद्री जीव कृत्रिम प्रकाश के प्रति भी संवेदनशील हैं, जिसमें निम्न तरंगदैर्घ्य विशेष रूप से नीली एवं हरी रोशनी शामिल है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि समुद्र के 1.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में 1 मीटर की गहराई तक जैविक रूप से महत्वपूर्ण मात्रा में कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण होता है। 1 मीटर की जो गहराई है, ये विश्व के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों यानी EEZ का लगभग 3% प्रतिनिधित्व करता है। बहुत बड़ा एरिया है। फिर समुद्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 10 मीटर, 20 मीटर या उससे अधिक की गहराई तक प्रकाश का प्रभाव देखा जाता है। स्वच्छ जल वाले जो क्षेत्रों में रात में प्रकाश 40 मीटर से अधिक की गहराई तक पहुंच सकता है।
हमने पिछले बहुत सारे आर्टिकल्स या सुने होंगे या पढ़े होंगे आपने कि पहले क्या होता था कि समुद्र या किसी भी पानी जो का जो सतह है उस पर अ, गंदगी या सीवरेज या अन्य तरीके से जंगल झाड़ियों की वजह से भी ना अगर ऊपर में लेयर बन जाती है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और वो उसके नीचे जो रह रहे जीवधारी हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी ये है कि अगर क्लियर रहता है तो भी प्रकाश जो आर्टिफिशियल प्रकाश है इसमें तो मनुष्य का हस्तक्षेप है, उसके कारण भी ये प्रभाव पड़ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम बन के उभर रहा है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रकाश के जो स्रोत हैं वो क्या हैं? तो एक है प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं वो, तो वो क्या है? सूर्य है, चंद्रमा है, तारों का प्रकाश है और बायोल्यूमिनेसेंट जो प्रकाश है वो है। तो ये कौन से प्रकाश होते हैं? जो एक जीव के भीतर की जैविक रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जैसे कि जुगनू, उसका खुद का प्रकाश है, जिसे बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं। दूसरा है कृत्रिम प्रकाश। तो ये प्रकाश होती है जो शहरी रोशनी होती है, समुद्री वातावरण में कुछ समान प्रकार की प्राकृतिक रोशनी जैसे एलईडी, फ्लोरोसेंट, मेटल हैलाइड, प्लाज्मा लाइट आदि से उत्पन्न प्रकाश होते हैं। अब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रकाश का महत्व क्या है? तो प्रकाश का महत्व ये है कि समुद्री जीवों में जो प्रकाश द्वारा निर्दिष्ट दृश्य प्रणाली होती है, जो देखने वाला सिस्टम होता है दिखाई देने के लिए, इसके लिए सूर्य, चंद्रमा और उनके जीवन की घटनाओं जैसे अंडे, सेन आदि को विनियमित करते हैं, मतलब उनकी जीवन प्रणाली को विनियमित करते हैं, सोने, जगने, खाने पीने और भी जो भी अभिक्रियाएं होती हैं। महासागर को प्रायः सूर्य के प्रकाश की मात्रा के आधार पर 3 जोनों में बांटा जाता है। पहला है सुप्रकाशी जोन, इयोफोटिक कहते हैं, वो 200 मीटर तक होती है। मंद प्रकाशी होता है, उसे कहते हैं डिस्फोटिक, तो ये 200 से 1000 मीटर तक होता है। और अप्रकाशी जो होता है अफोटिक, जो 1000 मीटर से अधिक गहरा होता है। यहाँ पे मतलब प्रकाश ही नहीं पहुँचता, यहाँ पे धीमा पहुँचता है, और यहाँ पे प्रकाश पहुँचता है जो 200 मीटर तक होते हैं। इसमें ध्यान और नोट करने वाली बात यह है कि पृथ्वी प्रतिवर्ष 2.2% की दर से कृत्रिम रूप से प्रदीप्त होती जा रही है। प्रदीप्ति के परिणाम स्वरूप रात्रि में कृत्रिम प्रकाश का बढ़ता हुआ प्रभाव स्थलीय परिस्थिति के लिए केंद्र बिंदु बन गया है। मतलब स्थल पे जो है कृत्रिम प्रकाश वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो अध्ययन के अनुसार क्या है कि गैर प्राकृतिक प्रकाश ने वर्ष 2011 और 2022 के दौरान प्रत्येक वर्ष स्काईग्लो की प्रदीप्ति 9.2 से लेके 10% तक बढ़ा दी गई है, मतलब बढ़ती देखी गई है। स्काई ग्लो शहरों में और उनके आसपास रात के समय आकाश में प्रकाश की एक सर्वव्यापी चादर है जो सबसे चमकीली सितारों को छोड़कर सभी को अवरुद्ध कर सकती है। ये जो प्रकाश है वो प्रदूषण के घटकों में से एक है। अच्छा, स्काई ग्लो जो है वो प्रदूषण के घटकों में से आता है। इसके अलावा यह शरीर विज्ञान, व्यवहार, जीव जंतुओं, गतिविधियों, प्रजातियों के अन्योन्य क्रिया, सामुदायिक संरचना और प्रजनन सहित कई प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि स्काई ग्लो जो है वो एक प्रकाश प्रदूषण के घटकों में से एक है। आप इसे एक रोशनी का स्रोत मत मानने लगना। तो खैर, अगला है कृत्रिम प्रदीप्ति का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव क्या है। यहाँ प्रदीप्ति का मतलब प्रकाश से है। तो पहला है समान चक्रों का विघटन। तो समुद्री जीवों को प्राकृतिक प्रकाश के अनुकूल होने में पहले से ही लाखों वर्षों से अधिक का समय लगा है, और अब लगातार बढ़ते मानव जनित जो प्रकाश प्रदूषण का खतरा उनके लिए कई जोखिम उत्पन्न कर सकता है, उनका डेली रूटीन ख़राब कर सकता है। कृत्रिम प्रकाश चांद और तारे की प्रदीप्ति यानी चमक को आसानी से ख़त्म कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके हार्मोनल चक्र और अंतः प्रजाति व्यवहार और प्रजनन चक्र बाधित हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि मादा समुद्री कछुए अंडे देने के लिए एक शांत अंधेरी जगह ढूंढने और रोशनी से बचने की कोशिश करती हैं।
हालांकि कृत्रिम प्रकाश के कारण ऐसा भी हो सकता है कि वे तट पर ना आएं। इसके अलावा इनकी संतति भी जल में जो चांदनी के बजाय कृत्रिम रोशनी की ओर बढ़ती है और फिर निर्जलीकरण या भूख से मर जाती है। एलईडी के गंभीर प्रभाव क्या होते हैं कि एलईडी के प्रकाश व्यवस्था का लगातार बढ़ता उपयोग कृत्रिम प्रकाश की प्रकृति को भी बदल सकता है। तो इससे संबंधित जो सुझाव है वो क्या है कि रात में रोशनी की ओर आकर्षित होने वाले प्रवासी पक्षियों की मदद के लिए भूमि आधारित लाइट्स आउट प्रयासों यानी आसमान को अंधेरा रखने के लिए स्थलीय राज्य और क्षेत्रीय अभियान को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, जैसे कि जो प्रवासी या जो पक्षी होते हैं जो शाम को अपने निर्धारित समय सूरज डूबने के बाद या कुछ उसके समय के बाद अपने घर को लौटते हैं, तो ये कृत्रिम प्रकाश उनको प्रभावित करेंगे और उनको भटका सकते हैं। इससे तटीय शहरों के पास जो समुद्री तंत्र को भी लाभ होगा। तटीय क्षेत्रों में लाल बत्ती का उपयोग यथासंभव बढ़ाना और समुद्री तट को कृत्रिम रोशनी से बचाने के लिए अवरोध करना। अच्छा, लाल बत्ती का जो यूज़ है उसको बढ़ाना है, मतलब लोगों के लिए बढ़ाना है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली जो लाल रोशनी समुद्री जल में काफ़ी दूर तक प्रवेश नहीं कर पाती है। तो लाल रंग की रोशनी का इस्तेमाल करने का एक ये भी कारण है कि ये दूर तक नहीं जा पाती, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है। इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न है वो है कृत्रिम प्रकाश समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है और इससे निपटने हेतु क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का लास्ट टॉपिक है नवंबर का, और जिसमें है नदी पारिस्थितिकी तंत्र में डीऑक्सीजनेशन। तो देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट जो है यूनिवर्सिटी द्वारा नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन में नदी पारिस्थितिकी तंत्र में डीऑक्सीजनेशन के मुद्दे को उजागर किया गया है। तो देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो शोधकर्ताओं की टीम ने जो है यूएसए और मध्य यूरोप की जो लगभग 800 नदियां हैं उनके जल गुणवत्ता डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। ओके, नदी के जल का तापमान और घुलित ऑक्सीजन का स्तर जल की गुणवत्ता व पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के आवश्यक उपाय हैं। अब जो स्टडी हुई है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं। तो वार्मिंग और ऑक्सीजन की हानि। तो इसमें क्या है कि नदी और महासमुंद्रों की जो तुलना में तेज़ी से गर्म होकर के डीऑक्सीजनेशन कर रही है, जिसका जलीय जीवन एवं मनुष्य के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। शहरी बनाम ग्रामीण प्रभाव। तो शहरी नदियों में तेज़ी से तापमान वृद्धि देखी गई है, जबकि ग्रामीण नदियों में तापमान में धीमी वृद्धि लेकर के तेज़ी से ऑक्सीजनेशन जो है ना देखा गया है। यहाँ पे तापमान तो मतलब धीमी गति से वृद्धि हो रही है, लेकिन डीऑक्सीजनेशन जो है वो तेज़ी से हो रही है। ये विभिन्न वातावरणों में भिन्न भिन्न प्रभाव पर मतलब बल देता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के विषाक्त धातु विमोचन। डीऑक्सीजनेशन के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जहरीली धातुओं के उत्सर्जन का कारक है, जो इस घटना के बहुमुखी परिणामों को बढ़ावा देता है। जानते हैं कि डीऑक्सीजनेशन क्या होता है। तो जल निकायों में जो डीऑक्सीजनेशन का तात्पर्य होता है कि जलीय वातावरण जैसे कि नदी हुआ, झील हुआ, महासागर हुआ और जल के जो अन्य निकाय होते हैं जिसमें घुलित ऑक्सीजन के स्तर में कमी या क्षरण होने लगता है, यानी कि जल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा जो है वो कम होने लगती है। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता में यह कमी विभिन्न प्राकृतिक और मानव जनित कारकों के कारण हो सकती है, जो जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक और संवेदनशील जो संतुलन है उसको बाधित कर सकती है। डीऑक्सीजनेशन के जो प्रभाव हैं वो क्या है कि पहला है कि जलीय जीव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि मृत क्षेत्र बन सकते हैं, जहाँ मछली और सागरीय जीव जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। अत्यधिक पोषक तत्वों के अपवाह और औद्योगिक एवं शहरी स्रोतों के प्रदूषण के कारण बाल्टिक सागर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और परिणाम क्या हुआ है कि मृत क्षेत्रों ने मत्स्य पालन और जैव विविधता को प्रभावित किया है।
प्रजातियों के वितरण में बदलाव। तो इसमें क्या होता है कि कुछ प्रजातियां उच्च ऑक्सीजन स्तर वाले अन्य क्षेत्रों में जा सकती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन जो है वो बाधित हो सकता है और संभावित रूप से आक्रामक प्रजातियों का प्रभुत्व हो सकता है। यानी कि ऑक्सीजन के कमी के कारण ये प्रवास करेंगी, तो वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो एक दूसरे पर निर्भरता है बनी हुई भोजन के लिए, जीने के लिए, वो प्रभावित हो सकती है। मानव स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव है? तो डीऑक्सीनाइजेशन के पीने के जल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यदि कम ऑक्सीजन वाले जल में प्रदूषक और संदूषक मौजूद होते हैं, तो संभावित रूप से यह मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो सकता है। आर्थिक प्रभाव क्या होता है कि मछलियों की आबादी कम होने से मत्स्य पालन पर असर पड़ता है, और जिससे मछलियाँ पकड़ने वाले जो उद्योग हैं वो आर्थिक नुकसान झेलते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होगा कि जल की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होने के कारण क्या होगा कि सौंदर्य शास्त्र और मनोरंजन अवसरों में जो है कमी पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो भविष्य की क्या अनुमान है? तो आने वाले जो 70 वर्ष हैं उनके भीतर जो नदी प्रणाली, विशेष रूप से जो अमेरिका के दक्षिण में है, ऑक्सीजन के इतने कम स्तर के साथ अवधि का अनुभव करने की संभावना है कि नदियाँ मछली की कुछ प्रजातियों के लिए तीव्र गति से मृत्यु का कारण बन सकती हैं और बड़े पैमाने पर जलीय विविधता को खतरे में बदल डालेगी। सभी अध्ययनित जो है जो नदियाँ हैं उसमें भविष्य में जिसमें जिसमें ये टेस्ट किया गया है, उन पे स्टडी की गई है, उनमें भविष्य में ऑक्सीजन की कमी की दर का समानता 1.6 से 2.5 गुना अधिक होने का अनुमान है। तो आगे की राह क्या है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना। महासागरों में ऑक्सीजन की कमी का एक प्राथमिक कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग है। इस प्रवृत्ति को धीमा करने और संभावित रूप से उलटने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती करना महत्वपूर्ण है। पोषक तत्व प्रदूषण को कम करना। कृषि और सीवेज अवशिष्ट से पोषक तत्वों का प्रवाह तटीय स्तर में ऑक्सीजन की कमी में योगदान देता है। इस समस्या से निपटने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाना चाहिए। नेक्स्ट है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। तो ये कैसे होगा? इसकी बेहतर सुरक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि इससे समुद्री आनुवांशिक जैव विविधता के संरक्षण और समुद्री जीव की बहाली को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। हालांकि वास्तव में प्रभावी होने के लिए इसे CO2 उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कटौती के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तो इससे जुड़े संभावित प्रश्न जो हैं वो क्या हैं? डीऑक्सीजनेशन को परिभाषित करते हुए बताइए कि यह किस प्रकार संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है। तो थैंक यू सो मच।